यहाँ पर बीती रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया है। पप्पू यादव पर आरोप यह है कि उन्होंने साल 1995 में पटना के एक घर पर कब्जा कर लिया था, जिसमें वो किराए पर रह रहे थे। बाद में उन्होंने धोखे से वहां पर अपना दफ्तर खोल लिया और इसे लेकर उनके खिलाफ मकान मालिक ने केस दर्ज करवाया था। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रामा क्रिएट हुआ है जब उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये जो एफआईआर मकान मालिक ने दर्ज कराई थी पप्पू यादव के खिलाफ, इस मामले में कोर्ट में अब पेश नहीं हुए पप्पू यादव और यही वजह रही है उनकी गिरफ्तारी की। और बीती रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई समन या वारंट दिया ही नहीं गया। अब आज पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी होनी है। भावुक और परेशान ये हैं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। पटना में बीती रात हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी 31 साल पुराने मामले में हुई है। जैसे ही पुलिस उनके घर गिरफ्तारी के लिए पहुंचे, उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पटना पश्चिम के एसपी के नेतृत्व में पहुंची पुलिस भी वहां डटी रही। इस दौरान थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर गई। उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। 1995 का एक मामला था जो आईपीसी की विभिन्न धाराओं 468, 568, 120 के तहत दर्ज था और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश की निर्गत की गई थी। उसी के आलोक में गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और वो मेडिकल की दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ भी उनके साथ रख दी गई हैं। केयर टेकर भी रख दिया गया है और अभी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव के समर्थन हंगामा और नारेबाजी करते रहे। इस दौरान पप्पू यादव में सदमे में दिखे। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए गोली खाने के बराबर है। गोली खाने के बराबर है। चलिए ठीक नहीं, मेरे साथ क्या होगा? गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को पटना के आईजीएम्स ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल कराया गया। इस दौरान अस्पताल के बाहर भी देर तक उनके समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा रही। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस उन्हें आईजीएमएस लेकर आई है और यहां पर उनका मेडिकल जांच जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट की तरफ से जो आदेश आएगा उस हिसाब से पुलिस आगे की जो कार्रवाई है वो करेगी। 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 21 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थकों में गुस्सा है। वहीं पुलिस का साफ कर दिया है कि वे कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। आगे भी जो कानून के तहत सही होगा वो किया जाएगा। और रमन हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। रमन, गिरफ्तारी तो हो गई है पप्पू यादव की, लेकिन प्रशासन पर जो आरोप लगा रहे हैं कि जानकारी नहीं दी गई, समन नहीं दिया गया और सीधे उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई है पुलिस, प्रशासन का क्या कहना है इस पर? और आज कोर्ट में जब पेशी होगी उसके बाद क्या आगे? जी बिल्कुल, आज इस पूरे मामले में पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इससे पहले पप्पू यादव कल पूरी रात पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में थे और अब बताया जा रहा है कि उन्हें वहां से पीएमसीएच रेफर किया जा रहा है। जिस तरीके से 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को कल पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो साफ तौर पर पप्पू यादव और उनके समर्थक काफी नाराज थे और उनका सीधे तौर पे मानना है कि ये सरकार की तरफ से जानबूझकर ये गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि पप्पू यादव नीट मामले पर जिस तरीके से बिहार सरकार को घेर रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई पप्पू यादव के ऊपर की गई है। लेकिन 31 साल पुराना मामला जिसमें कि 2021 में ये बेल टूटा था और उसके बाद कई बार पप्पू यादव को समन किया गया और पप्पू यादव कोर्ट में नहीं शामिल हुए थे और इसी मामले में उन्हें कल गिरफ्तार किया गया है। अब देखना है कि पप्पू यादव अपने तरफ से कोर्ट में जाते हैं या फिर कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या निर्णय आज लेती है। रमन, ये भी बताइए कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई थी, कौन सी धाराओं में पप्पू यादव पर यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है और अब किस तरह की सजा का इसमें प्रावधान है? अब जब आज कोर्ट में पेशी होगी तो क्या कुछ यहाँ पर कोर्ट को देखना है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में ये 1995 का मामला है। इस मामले में बताया जा रहा है कि पप्पू यादव के द्वारा पटना के एक घर पर कब्जा कर लिया गया था और इस पूरे मामले में पप्पू यादव के ऊपर घर के जो मालिक है उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया था और इसमें रंगदारी, फिरौती और इस तरह की जो धाराएं हैं वो तमाम धाराएं लगाई गई है, जिस वजह से पप्पू यादव को कल रात में पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
तो 31 साल पुराना ये मामला था जिसमें पप्पू यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आज अब कोर्ट में उनकी पेशी होगी। बिल्कुल, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिसे लेकर इतना जो हंगामा है वो बर्पा हुआ है और पप्पू यादव ही नहीं बल्कि उनके जो समर्थक हैं वो भी भड़के हुए हैं। आखिरकार क्यों, आगे देखिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? लेकिन आराम से ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं? सरकार अरे बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप बातें के साथ चढ़ गए। नहीं चल रहा, सर बोल रहे हैं कि सर चला जाए, क्या बोले? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए ऐसे हालत में कैसे चला जाएगा? आपको बताया जा रहा है। बहस कर रहे हैं फालतू का बहस। सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने गई पुलिस के साथ उनके समर्थकों की नोकझोंक। गर्दनी बाग थाने की पुलिस पप्पू यादव का अरेस्ट मेमो लेकर पहुंची थी, लेकिन अपने समर्थकों से घिरे सांसद को पुलिस को गिरफ्तार करने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कई बार तीखी नोकझोंक हुई। खराब तरीके से बात मत कीजिए, बिल्कुल इस तरह से बात मत कीजिए, एकदम खराब तरह से बात मत कीजिए, बता रहे हैं आपको, एकदम ऐसे बात मत कीजिए। आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिसमें अचानक पप्पू यादव की गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई? 1995 का ये मामला पटना के गर्दनी बाग का है। आरोप है कि शैलेंद्र प्रसाद नाम के एक शख्स ने शिकायतकर्ता से मकान किराए पर लिया। बाद में पता चला कि सांसद पप्पू यादव ने धोखे से इसे अपना कार्यालय चलाने के लिए लिया था। इसी को लेकर शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने गर्दनी बाग थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसी मामले में आरोपियों के लगातार कोर्ट में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट पर कार्रवाई तेज की गई और सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर पुलिस पर आरोप लगाते हुए लिखा कि बहुत शानदार बिहार पुलिस, हम नीट छात्रा न्याय की लड़ाई लड़े, बिहार पुलिस के पेट में दर्द हो गया, हमें गिरफ्तार करने पटना आवास पहुंच गई, लेकिन इससे पप्पू यादव न झुकेगा न चुप रहेगा। बेईमानों की कारगुजारियों को बेनकाब करके रहेंगे, जेल भेजो या फांसी दो, पप्पू रुकेगा नहीं। एक ओर अपनी गिरफ्तारी को लेकर पप्पू यादव भड़के हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस तमाम हंगामे और आरोपों को दरकिनार करते हुए कानून का सख्ती से पालन कर रही है। अब देखना है कि आगे इस मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील की बात करेंगे, जिस पर अब बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। इस अंतरिम समझौते पर दोनों देशों की ओर से साझा बयान अब जारी किया गया है और इस समझौते पर अगले महीने मुहर भी लगने वाली है। इस डील की सबसे खास बात जो है वो भी आपको बता दें कि भारत ने $30 ट्रिलियन का बाजार अब यहां पर खोल दिया है और साथ ही अमेरिका के साथ भारत कृषि और डेयरी क्षेत्र में कोई भी समझौता नहीं किया है, जो बात प्रधानमंत्री ने भी कही थी। बयान की कुछ और मुख्य बातें क्या है वो भी यहां पर आपको हम बताते चलते हैं। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। साफ है कि रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया जो 25% टैरिफ था वो भी अब अमेरिका ने हटा लिया है। अंतरिम जो ट्रेड फ्रेमवर्क है उस पर भारत और अमेरिका दोनों सहमत हो चुके हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर आगे की बातचीत भी शुरू हो चुकी है। और आपको यह भी बताते चले कि इस ट्रेड डील को फरवरी 2025 में ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई वार्ता से सफलता मिली है, जो दोनों के बीच BTA बातचीत पर आधारित है। भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ को कम करेगा, जिसमें प्रमुख अमेरिकी कृषि और खाद्य उत्पाद भी शामिल हैं। भारत के कपड़ा, चमड़ा, रसायन उत्पादों को अमेरिकी टैरिफ में छूट दी जाएगी। इसके अलावा अमेरिकी फार्मा रत्न विमान के पुर्जों पर टैरिफ जो है वो अब हटाएगा। साथ ही अमेरिका से 5 साल में $500 बिलियन की खरीदारी की योजना बना रहा है, जिसमें ऊर्जा, विमान तकनीक, कोयला और कीमती धातु शामिल है। और हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, पहले टैरिफ हटाया अमेरिका ने भारत से और अब अगले महीने बताया जा रहा है कि एक बड़ी डील होने वाली है दोनों देशों के बीच में। क्या ये डील है और कैसे फायदा दोनों देशों को होगा इस डील से? देखिए, पिछले साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो उनके और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक समझौता हुआ था कि भारत और अमेरिका अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक यानी अगले 4 साल में $190 बिलियन से बढ़ा के $500 बिलियन करेंगे। और उसी बैठक में यह तय हुआ था कि अगर भारत और अमेरिका अपने द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा $190 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो मौजूदा टैरिफ स्ट्रक्चर्स हैं उसमें बदलाव करना होगा और भारत और अमेरिका को एक दूसरे को राहत देना होगा। और उसके बाद ही बातचीत शुरू हुई, जिसका पहला नतीजा अब सामने आया है। और अभी जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यहाँ पर जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि ये एक फ्रेमवर्क है जो अगले महीने एक अंतरिम समझौता होगा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर,
उसके पहले एक फ्रेमवर्क जो है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए जारी किया गया है। और महत्वपूर्ण ये है कि इसमें 5 से 6 ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिसका जिक्र किया गया है, जिसमें भारत अमेरिका को छूट देगा, जबकि अमेरिका कई ऐसे महत्वपूर्ण लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आर्टिजानल प्रोडक्ट्स, ये सभी प्रोडक्ट्स हैं जहां पर अमेरिका जो है वो 50% से घटाकर टैरिफ को 18% करेगा। जो सवाल आपने पूछा, जब अंतरिम समझौता होगा तो यहाँ भी जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो तस्वीर और बड़ी होगी, क्योंकि इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब अंतरिम समझौता होगा तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, जेम्स है, डायमंड्स है, एयरक्राफ्ट पार्ट्स है, उसमें अमेरिका और ज्यादा टैरिफ है उसको घटाए। जी बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर ये भी बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो सोशल मीडिया पोस्ट था उस पर ये ऐलान भी एक तरह से कर दिया था खुद से आगे होकर कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जबकि भारत ने ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की थी। तो क्या इसको लेकर कोई तस्वीर साफ हो पाई है? देखिए, जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था वो इसलिए लगाया गया था कि भारत को अमेरिका से रशिया से कच्चे तेल का आयात कर रहा है। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि भारत जितना पहले रूस से कच्चे तेल का आयात करता था उसमें भारत ने कटौती की है और वो अमाउंट घटाया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और घटाएगा। और जो इंटरनेशनल जो ट्रैकिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया है कि 2-3 महीने पहले तक भारत जितना रूस से कच्चा तेल का आयात करता था उसमें कमी आई है। तो वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सहमत हुए कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ को हटाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर जब आगे बातचीत होगी तो ये बात फिर से अमेरिका की तरफ से प्रमुखता से रखी जा सकती है कि भारत को रूस से कच्चे तेल का आयात को रोकना होगा। हालांकि भारत ये कह चुका है कि जो कच्चे तेल का आयात है वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ऊर्जा की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम 85% अपने कच्चे तेल का आयात अलग अलग देशों से करते हैं और इसलिए मार्केट ट्रेंड तो आगे आने वाले दिनों में भारत की रणनीति और साफ होने लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। तो यहाँ पर अमेरिका से साल में भारत $500 बिलियन की खरीदारी की योजना भी अब बना रहा है। बहुत बड़ी डील है, एक बड़ी सफलता।